जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स 12th ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है चैप्टर फर्स्ट का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको एक वीडियो चैप्टर फर्स्ट का हम पहले दे चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप देख लें। और आज जो है आपको चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका। कल हम लोग चैप्टर 2 में आ जाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव शुरू कर देंगे। आप लोग जो है आराम से वीडियो देखिए। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी वीडियो इसे में समाहित है, यानी इसे हम लोग रिमिक्स ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। इस सीरीज में आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी वीडियो साथ में ही एक ही वीडियो में आपको दोनों मिल जाएगा। तो स्वागत करते हैं दोस्तों। शुरुआत है। पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। और आप लोग को सभी को याद है, हम इतना बार ये क्वेश्चन पूछे हैं कि आप लोग को ये कहा जाए कि सपना में भी ये क्वेश्चन आने लगा होगा। ठीक है, और इसका सही आंसर दोस्तों ये ए नंबर दे देता ऑप्शन में, ये नहीं, और ये सी नंबर होता है। ठीक है, 2.99 गुना 10 के पावर 9, या इसको हम 3 गुना 10 के पावर 9 भी लिख सकते हैं। और बहुत सारे बुक में ये गलती दे देता है, ए नंबर दे देता है, जो कि 100% असत्य है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। दोस्तों तो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है आप लोग जानते हैं, और कई बार हम पूछ भी चुके हैं। आपको इतना बार प्रैक्टिस करा देंगे कि सपना माने लगेगा ऑब्जेक्टिव। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है? इसका सही आंसर होता है दिया गया आवेश बटे विभवांतर, यानी इसका सही आंसर बी है, दिया गया आवेश बटे विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कूलम आवेश डॉट डॉट ईएसयू। दोस्तों एक कूलम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होता है? तो एक कूलम आवेश जो है वो 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। एक विद्युत द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है, और जिनका परिमाण जो है 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम एवं -3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम है। उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। 100 बार कम से कम बताए होंगे हम, ऐसे भी ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी पूछे हैं दोस्तों, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर Q गुना 2L। P बराबर होता है Q गुना 2L। Q हो गया आवेश, आवेश कितना है? तो 3.2 गुना 10 का पावर -19, और 2L हो गया दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो दूरी कितना है? तो 2.4 गुना 10 का पावर -10, 2.4 गुना 10 का पावर -10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 32 से गुना कीजिए, 24 गुना 48 8, और 24 48 8 हासिल 4, 24 या 72 4 76, और एक अंक और एक अंक, 2 अंक का दशमलव, यानी 7.68 गुना -19 और -10 हो गया -29 कूलम मीटर। तो 7.68 गुना 10 का -29 कूलम मीटर हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर ए हुआ। आप लोग के दिमाग में अटा हुआ है, आप लोग पहले भी सोच लिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं नेक्स्ट, यानी आपको इसमें इससे बाहर जो है आपको इस चैप्टर से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सतह के लंबवत होती है, जो 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध बताना है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध बताना है। तो इसका सही आंसर E बराबर -dV/dx होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? दोस्तों अगर किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित करेंगे तो उसके भीतर का विभव जो है धनात्मक और समरूप हो जाता है। ठीक है, अगर धनावेशित करेंगे धनात्मक और समरूप, और ऋण आवेशित करेंगे तो ऋणात्मक और समरूप। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों साबुन के बुलबुले जब आवेशित करेंगे तो वो साबुन का बुलबुला
बुलबुला फैलता है, यानी जब साबुन का बुलबुला फैलेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, उसकी त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आप लोग को याद होगा दोस्तों, उसका सही मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसमें हम आप लोग को समझ नहीं दे रहे क्योंकि इसका हम कुछ वीडियो आपको इसका कुछ ऑब्जेक्टिव पहले वीडियो में दे चुके हैं, इसलिए थोड़ा तेजी से खींच देते हैं तो आप लोग को जल्दी हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप लोग को नहीं बताए हैं तो इसलिए बताते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेग जो है इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विद्युत बल रेखा वो डाउन करेगा और डाउन करके वो एक परवलय पथ का निर्माण कर देगा। ठीक है दोस्तों, पाराबोला पथ का निर्माण कर देगा, तो इसका जो है सही आंसर होगा परवलय पथ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परवलय पथ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र क्या होता है, याद होगा आप लोग को। एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और i स्क्वायर या a स्क्वायर लिखा जाता है, ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, दो सजातीय और बराबर आवेश कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो स्मॉल q का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। दो सजातीय और बराबर आवेश कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। दोस्तों इसको समझ जाइए। देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर कैपिटल Q आवेश है और यहाँ भी मान लीजिए कैपिटल Q आवेश है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए r है। अब इसके ठीक मध्य में जो है स्मॉल q आवेश हम रख दिए। अब देखिए इस दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा दोस्तों, यानी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q गुना कैपिटल Q होगा कैपिटल Q का स्क्वायर बटे में r स्क्वायर, अब प्लस इसके बीच जो लगने वाला बल होगा, तो ये तो बीच में है तो r/2 हो जाएगा दूरी, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अब बटे में r/2 का स्क्वायर यानी r स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। और निकाय जो है आप क्या कर रहे हैं, मिलाने रेखा के बीच में एक अनावेश स्मॉल q रखने में निकाय संतुलित हो जाता है, यानी संतुलित बल का मान होता है 0, यानी ये दोनों के बीच लगने वाला बल और ये दोनों के बीच लगने वाला बल का कुल योग जो होगा वो आपको 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोनों में कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और कैपिटल Q/r स्क्वायर हम कॉमन ले लिए बराबर 0, यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, कॉमन ले लिए तो बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल Q बचा, अब प्लस में ये तो 4 पलट जाएगा तो 4 स्मॉल q बचेगा, अब बराबर में 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल Q बटा r इसमें भी निकाले और कैपिटल Q/r स्क्वायर इसमें भी कैपिटल Q/r स्क्वायर है और इसमें भी कैपिटल Q/r स्क्वायर है, ये तो 4 पलट के इधर हो गया। अब ये गुना में है, उधर गया तो भागा खत्म हो गया, कैपिटल Q प्लस 4q बराबर 0 या 4q बराबर माइनस कैपिटल Q या q बराबर माइनस कैपिटल Q बटे 4, यानी स्मॉल q का मान हो जाएगा माइनस कैपिटल Q बटे 4। ठीक है, इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन डी है। देखिए किस प्रकार से निकाल दिए, इस दोनों के बीच लगने वाला बल प्लस इस दोनों के बीच लगने वाला बल बराबर 0 करके स्मॉल q की वैल्यू निकल गया। ठीक है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन हम लाते हैं दोस्तों, बड़ा मेहनत से संग्रह करके लाते हैं, लिखना पड़ता है। देखिए कितना मेहनत से लिखते हैं, और आप लोग अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिए और लिख लीजिए जरूर इसको। 15 नंबर क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। दोस्तों आपको जानते हैं कि मूल आवेश जो होता है दोस्तों, मूल आवेश जिसे हम कहते हैं, उसका वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। इसका गुणज सब होना चाहिए, सब जो भी आवेश
किसी वस्तु पर मौजूद रहता है, इसी का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अगर इसका पूर्ण गुणज वो नहीं होता है तो वो आवेश आपको संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो आप देख लीजिए 10 के पावर -19 इसमें इससे भागा दीजिए, 10 के पावर -19 10 के पावर -19 कट जाएगा और 16 दूना 32, तो ये तो पूर्ण गुणज हो गया। लेकिन इसमें अगर भागा देंगे 2.4 में, देखिए 2.4 गुना 10 के पावर -19 बटा 1.6 गुना 10 के पावर -19, इसे काट करके आप जो n का मान आएगा वो पूर्णांक में नहीं आएगा। ठीक है, ये और ये कट गया, ये देखिए दशमलव उड़ाइएगा तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, यानी 3/2 आता है, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। इसीलिए ये आवेश आपको संभव नहीं होगा, यानी 2.4 गुना 10 के पावर -19 गुना आवेश संभव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। मुक्त आकाश की परावैद्युता यानी एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों। मुक्त आकाश का परावैद्युता आप लोग जानते हैं। इसका सही आंसर 8.85 गुना 10 के पावर -12 फेराड प्रति मीटर होता है, या फेराड मीटर पावर -1 होता है। इसका सही आंसर बी होगा 17। ये यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दें तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। देखिए दूरी अगर दुगुना कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो देखिए F बराबर फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब बटे में दूरी दुगुना किए तो क्या करेंगे 2r का होल स्क्वायर, तो दुगुना करेंगे तो बटे में 2 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, यानी 1/4 गुना हो जाएगा। दुगुना किए ना जी, तो दुगुना के तो नीचे में रखेंगे, तो नीचे में रख, देखिए ध्यान समझिए F बराबर फॉर्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो मान लीजिए R स्क्वायर हुआ, और दूरी जब दुगुना करेंगे नया बल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे 2r का होल स्क्वायर। तो 2r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी पहलका बल का 1/4 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए अगर दूरी दुगुना करेंगे तो बल जो होगा 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 1/4 गुना हो जाएगा। 18 नंबर आते हैं दोस्तों। वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव, देखिए सॉरी, वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर E के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तब लगने वाला बल आघूर्ण होगा। दोस्तों बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉ बराबर PE या साइन थीटा, और थीटा आपके पास है 90 डिग्री, तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों PE या साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, यानी टॉ बराबर हो गया PE। ठीक है, लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा दोस्तों, तो PE हो जाएगा। वेक्टर P आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तब लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा PE हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। वेक्टर E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। देखिए वेक्टर E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। दोस्तों आपको अभी जस्ट बताए हैं टॉ बराबर फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, जिसे हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं वेक्टर में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होता है फॉर्मूला AB साइन थीटा कैप एन। ठीक है, कैप एन तो उसका डायरेक्शन बताता है, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होता है AB साइन थीटा, तो PE साइन थीटा हम क्या सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है सही आंसर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होगा। ठीक है, 20 नंबर आते हैं दोस्तों। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत द्विध्रुव है तो उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है तीव्रता E समानुपाती 1/r³ होता है। ठीक है, E समानुपाती 1/r³ होता है। क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं किसी भी स्थिति में जो होता है या अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। निरक्षीय में होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ आप लोगों को तो बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण है तो तीव्रता जो है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, दूरी के साथ जो है इस प्रकार से चेंज हो रहा है। देखिए अगर यही किसी बिंदु आवेश के कारण रहता तो तीव्रता जो है वो 1/r² के समानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव है तीव्रता जो है वो 1/r³ के समानुपाती होगा। ठीक है, इसका सही आंसर 1/r³ हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। 21 नंबर आइए, विद्युत तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होगा दोस्तों, इसका ml/-3 I/-1 होता है। कैसे होता है आप जानते हैं, E बराबर होता है F/Q, और F क्या है बल है, और बल का बीमीय सूत्र होता है ml/-2 और Q होता है IT।
या AT भी लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में IA का यूज क्या है, तो ML T के पावर -2 में एक जाएगा तो -3 और I नीचे ऊपर गया तो -1, तो ML T के पावर -3 I पावर -1, तो इसका सही आंसर हो गया ML T के पावर -3 I पावर -1। विद्युत तीव्रता का बीमीय सूत्र यही होता है, ठीक है। 22 नंबर आते हैं दोस्तों। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। दोस्तों किसी भी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आप लोग तो इसमें पाखंड है, कितना बार प्रैक्टिस करा चुके हैं दोस्तों। तो किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने वह वितरित होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को अगर हम आवेश देते हैं तो वो कहीं वितरण नहीं होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम सूखी लकड़ी या डेस्क या बेंच में अगर हम आवेश देंगे, रबर में आवेश देंगे, तो क्या आवेश उसमें जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं वितरण नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कहीं नहीं, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर आइए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ कर बनाना है। देखिए क्या कहता है कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो, उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। देखिए जब परावैद्युत रहता है, यही समझा देते हैं आपको। जब परावैद्युत रहता है तो लगने वाला, परावैद्युत एप्सिलॉन r रहता है तो लगने वाला बल F है। लेकिन जब हम हटा देंगे दोनों आवेश के बीच परावैद्युत पदार्थ हटा देंगे तो लगने वाला बल जो है ना वो एप्सिलॉन r गुना हो जाएगा। दिमाग में रखिएगा, अगर हम परावैद्युत भर देंगे तो उतना से भागा दे देंगे और परावैद्युत हटा देंगे उतना से गुना कर देंगे, ठीक है। तो किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक अगर एप्सिलॉन r है और लगने वाला बल F है तो परावैद्युतांक हटाने पर जो है लगने वाला बल क्या हो जाएगा, उतना गुना हो जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, आपको देख लीजिए इसका सही आंसर आपको यहाँ पर हम दिए हैं एप्सिलॉन r इंटू एफ। अगर हटाएंगे तो उतना गुना हो जाएगा और डालेंगे तो उससे भागा दे देंगे, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर का देखिए 25 नंबर, r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच F बल लगता है। अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग मेहनत कीजिएगा, अच्छा मुकाम हासिल कीजिएगा तो हमें भी खुशी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो r दूरी से विलग दो आवेशों के बीच F बल लगता है, ठीक है। तो F बराबर फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे r²। अब यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा। बच्ची अच्छी बात है। तो देखिए क्या कहता है, यदि आवेशों का मान दुगुना कर दें तो नया बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, आवेशों का मान दुगुना कीजिए तो 2Q1 गुना 2Q2 बटे दूरी को कर देते आधा, यानी r/2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ा जाए तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और 2 दूनी 4 Q1 Q2 अब बटे में r², अब बटे में हो जाएगा 4, r² बटे 4, तो 4 पलट के चल जाएगा ऊपर, तो 4 चौका 16 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटे r², ठीक है दोस्तों। और ये जो मान है ये क्या चीज़ है, ये F है। ये क्या चीज़ है, F है, जिसे हम देखिए शुरू में आपको F निकला था ना, तो ये क्या चीज़ है, F है। तो F1 बराबर हम लिख सकते हैं 16F, यानी अगर हम दोनों आवेश को दुगुना कर दें और दूरी को आधा कर दें तो लगने वाला बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16F। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और आप लोग को याद होगा कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में विद्युत बल मजबूत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल होता है, ठीक है। ये तो आप लोग को याद ही होगा। और इसका जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लें और इसे याद भी कर लें, ठीक है। नेक्स्ट का जो है आपको कल वीडियो मिलेगा और इसे ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात निकालना है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर लिखना है और विद्युत बल नीचे लिखना है। तो देखिए आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल होता है और विद्युत बल मजबूत बल होता है। तो कमजोर बल में अगर हम विद्युत ज़्यादा से भागा देंगे, तो कमजोर में अगर ज़्यादा से भागा देंगे तो आप जानते हुए करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 कमज़ोर है और 10 ज़्यादा है, तो कमज़ोर में अगर ज़्यादा से भागा देंगे तो मान जो है कम आएगा, मान क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर है और विद्युत बल नीचे है।
गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात अगर निकालेगा तब होगा 10 का पावर -42। यही बात अगर विद्युत बल ऊपर और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे रहता तब हो जाता 10 का पावर 42। समझ में आया बात। यहाँ पर अभी जो है गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर है और विद्युत बल नीचे है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का पावर -42। समझ में आया बात। तो ये जो है आपको चैप्टर 1 जो है आज ओवर हो चुका दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आप लोग को वीडियो। और अब जो है हम मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव कुछ दे रहे हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में दोनों समाहित कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में सुविधा हो और आसानी से आप लोग एक ही वीडियो को स्टार्ट करें तो आप पूरा वीडियो आराम से देख करके उसे लिख लें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सुंदर ऑब्जेक्टिव दिए हैं, रिलेशन फंक्शन का दिए हैं और रिलेशन फंक्शन का एक एक ऑब्जेक्टिव पहले करेंगे, उसके बाद जाकर के चैप्टर वाइज आपको हर ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे तो आपको भी फायदा होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स। रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन है सेट ए बराबर 1 2 3 यानी 3 अवयव है, इसमें कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध परिभाषित हो सकता है। दोस्तों संबंध की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n²। संबंध की संख्या निकालने फॉर्मूला क्या था 2 का पावर n²। दोस्तों n हो गया सेट में कितने अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट में देखिए अवयव कितने हैं 3 है, तो 2 का पावर 3 का स्क्वायर और 2 का पावर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 का पावर 9। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, दिमाग में रखना है। संबंध की संख्या निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा 2 का पावर n²। n क्या चीज़ है तो सेट में जो है अवयव की संख्या है। यहाँ पर आपको अवयव संख्या कितना है 1 2 3 है, यानी n आपको 3 हो गया, तो इसीलिए संबंध की संख्या हो गया 2 पावर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 यानी 2 पावर 9, इसका सही आंसर 2 पावर 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, समझ जाना है। यदि फंक्शन a टू b एक एक आच्छादक फंक्शन है यानी 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो क्या होगा कंडीशन। आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं NA ग्रेटर NB और दूसरा है NA इक्वल टू NB। देखिए 1 1 ऑन 2 कब होता है, वैसा फंक्शन 1 1 ऑन 2 कहलाता है जो कि आपको 1 1 भी और ऑन 2 भी। अब 1 1 ऑन 2 को समझ जाना परिभाषा के रूप में, जिस प्रकार से इस प्रकार से आपको समझा देते हैं। यहाँ A है इसमें और ये है B है। ठीक है, A में आपको अभी अब है 1 2 3 और बी में आपको है ए बी और सी। देखिए जितना इसमें एलिमेंट हो और उतना ही इधर कुर्सी हो, इसको कुर्सी मान लीजिए, जितना एलिमेंट है उतना ही इधर कुर्सी हो, सबके लिए अलग अलग कुर्सी, और कुर्सी एक भी बचे ना तो वो कहलाता है 1 1 ऑन 2 फंक्शन। समझ में आया बात। देखिए ये आदमी हुआ और ये कुर्सी हुआ, बाराती जैसे गए तो जितना बाराती गए उतने कुर्सी अगर है, खाली एक भी ना बचेगा तो वो कहलाता है 1 1 ऑन 2 फंक्शन। अगर कुर्सी बच गया तो वो कहलाएगा 1 1 इंटू फंक्शन। कुर्सी नहीं बचा तो ऑन 2। ठीक है, जैसे हम आच्छादक कहते हैं, अब बच गया तो इनटू, अगर बच जाता इधर कुर्सी बच जाता तो इनटू। समझ में आया बात। तो आपको ट्रिक बता दिए, समझने के लिए ट्रिक बता दिए कि जितना आदमी है उतने अगर कुर्सी है तो वो कहलाता है, और कुर्सी बचा नहीं तो वो कहलाता है 1 1 ऑन 2 फंक्शन, यानी एक एक आच्छादक फलन। तो यहाँ पर आपको कहता है एक एक आच्छादक फंक्शन होने के लिए क्या रूल है, तो जितना अवयव इसमें है उतने अवयव इसमें भी है, तो ये कहलाता है 1 1 ऑन 2। यानी इसका रूल हो गया कि एन ए जो है ए में उतने अवयव है जितना कि बी में अवयव है। तो एन ए बराबर क्या होना चाहिए एन बी। तो इसका सही आंसर आपको बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, गणित तो बड़ा गजब की चीज़ होता है, समझ जाइएगा तो पूरा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, देखिए ये भी बड़ा गजब चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको साफ सुथरा कर देते। देखिए हम लोग तो बहुत गरीब टीचर हैं जी, और आप लोग को अगर आप लोग का प्रेम बना रहेगा दोस्तों तो आप लोग को वैसा पढ़ाई देंगे कि आप लोग याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए और दिखा देंगे कि आप लोग को किस प्रकार से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोग के लिए हम पूरा मेहनत करेंगे दोस्तों, आप लोग सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से, a बराबर 1 2 3 और b है 2 5 10 17 और एफ एक्स दिया है x² + 1। तो कहता है कैसा फंक्शन है। देखिए आपके पास हम ये इस प्रकार कद्दू बना दीजिए a, और ये इधरों कद्दू बना दीजिए, और ये कद्दू a में है आपको 1 है 2 है और 3 है, इस कद्दू में आपको 2 है 5 है और 10 है और 17 है। समझे बात। और फंक्शन एफ एक्स दिया है x² + 1, x² + 1, एफ एक्स क्या है x² + 1 है। अब देखिए एफ एक्स मतलब होता है y,
यानी ये वाला, ठीक है। x का मान इसमें बैठाइए और देखिए मान क्या आता है। x मान अगर हम 1 बैठाते तो 1 के स्क्वायर 1, 1 जोड़ 1 2, यानी 1 जो बैठा है वो दूसरा कुर्सी बैठा है, 2 वाला कुर्सी पर। 2 बिठाइएगा तो 2 के स्क्वायर 4, 1 5, 2 बैठा है 5 वाला कुर्सी पर। और 3 बैठाइएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 1 10, 3 बैठा है 10 वाला कुर्सी पर। कुर्सी एक ठो बच गया। और सब अलग अलग कुर्सी बैठा है तो ये 1 1 हुआ, एक आदमी एक कुर्सी तो हुआ 1 1, और कुर्सी बच गया तो हो गया इनटू। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं एक आदमी है एक कुर्सी है, एक आदमी एक कुर्सी, एक आदमी एक कुर्सी, लेकिन कुर्सी बच गया तो ये कहलाएगा 1 1 इनटू। अब कुर्सी नहीं बचता तो वो कहलाता 1 1 on 2। इसमें देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया एक एक अंतःक्षेपी यानी 1 1 इनटू, एक एक आच्छादक यानी 1 1 on 2। 1 1 इनटू कब होगा? जब कुर्सी बचेगा। और कुर्सी नहीं बचता तो ऑन 2 कहलाता। ठीक है, तो कुर्सी बच गया ना दोस्तों, तो इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। ध्यान से समझना है दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर आइए, यदि a बराबर है 5 6, मिडिल ब्रैकेट में 5 6, इस सेट पर कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है? ठीक है, इस सेट पर कितने बाइनरी ऑपरेशन यानी कितने संबंध की संख्या हो सकता है? और संबंध की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोग को बता चुके हैं। संबंध की संख्या निकालने का फॉर्मूला था 2 का पावर n स्क्वायर। तो यहाँ अवयव कितने हैं? तो अवयव है 2 ठो, यानी n हो गया आपको 2 ठो। तो संबंध की संख्या यानी बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा? तो संबंध की संख्या कैसे निकलेगा? 2 का पावर n स्क्वायर यानी 2 का पावर 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 के पावर 4 को तोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 16, यानी संबंध की संख्या हो जाएगा 16 या बाइनरी ऑपरेशन संख्या हो जाएगा 16। समझ में आया बात? जैसे ये क्वेश्चन से पूछता है a बराबर 5 6 दिया है, इस सेट पर कितने बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित हो सकता है? तो आपको हम बता चुके हैं इसमें कितने अवयव है? 2। और आपको संबंध की संख्या क्या है या बाइनरी ऑपरेशन संख्या यानी द्विचर सक्रियाएं की संख्या बोलेगा कितना होगा? तो फॉर्मूला वही होगा 2 का पावर n स्क्वायर, और n क्या हो गया 2, तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर यानी 2 के पावर 4, जिसे हम 16 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है, रिलेशन फंक्शन लोग कहता है कि अल्टर होता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a बराबर मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 और b है 6 7 8 तथा फंक्शन a टू b एक फंक्शन है, तो f(x) बराबर x + 5 तो किस प्रकार का फंक्शन है? देखिए यहाँ भी आपको क्लियर कर देते हैं कि a में आपको मौजूद है 1 2 और 3, और b में मौजूद है 6 7 और 8, और आपके पास फंक्शन जो दिया हुआ है दोस्तों f(x) है आपको x + 5। ठीक है, ये x का मान हुआ, ये f(x) का मान हुआ, जिसे y हम कहते हैं। x का मान इसमें 1 बिठाइए तो 1 जो 5 क्या हुआ 6, यानी 1 का इमेज 6 है। अगर 2 रखेंगे तो 2 और 5 क्या हुआ 7, 2 का इमेज 7 है। 3 रखेंगे तो 3 का इमेज 3 जोड़ 5 8, 3 का इमेज 8 हो गया। तो बताइए एक आदमी एक कुर्सी, एक आदमी एक कुर्सी, सबके लिए अलग अलग कुर्सी है, और कुर्सी बचा भी नहीं है। तो कुर्सी जब बचा नहीं तो वो कहलाएगा ऑन 2, और कुर्सी बच जाता तो कहलाता इनटू। ऑन 2 को हम लोग आच्छादक कहते हैं और इनटू को अंतःक्षेपी कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा फंक्शन हो गया? तो 1 1, एक आदमी एक कुर्सी, एक आदमी एक कुर्सी, तो 1 1, और कुर्सी नहीं बचा तो ऑन 2। समझे? तो 1 1 on 2 फंक्शन कहलाया। समझे बात? इस प्रकार से आप लोग दिमाग, एक आदमी एक कुर्सी, एक आदमी सबका अलग अलग कुर्सी है, और कुर्सी नहीं बचा तो ऑन 2, और कुर्सी बच जाता तो इनटू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लाइव क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे आप लोग को रिलेशन फंक्शन से मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और एक तरफ से आपको मैथमेटिक्स बताएंगे। अभी जो है दोस्तों कुछ असुविधा हो जाता है बताने में, इसी कारण से आप लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताते जा रहे हैं। उसके बाद जा करके आपको जब लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पर, तो आप लोग को जो है एक तरफ से दोस्तों जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कोचिंग में, उस प्रकार से आपको लाइव क्लास मिलेगा और पूरा आनंद आएगा दोस्तों। अच्छा कहानी होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, और आप लोग के ही सपोर्ट से दोस्तों हम लोग का जो है हौसला बढ़ता है। आप लोग ध्यान दीजिए और मन से आप लोग पढ़िए, तो हम लोग को मज़ा आता है। तो देखिए NA बराबर 3 दिया है, NB बराबर 2 दिया है, तो NA गुना B क्या होगा? दोस्तों NA गुना B निकालने का फॉर्मूला होता है NA गुना NB। ए में अवयव की संख्या है 3 और बी में अवयव की संख्या है 2, तो NA गुना बी में अवयव की संख्या क्या होगा? तो 3 गुना 2 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है,
ए गुना एन बी, एन ए में है 3 और एन बी में है 2, तो 3 गुना 2 यानी 6 अवयव होगा एन ए गुना बी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, आइए ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स बाइनरी वाई या स्टार वाई बराबर 1 + 12 एक्स + एक्स वाई है फॉर ऑल। सभी एक्स और वाई जो है वो आपको परिमेय संख्या है। फॉर ऑल सभी एक्स वाई क्या है, परिमेय संख्या है। तो 2 बाइनरी 3 यानी 2 बाइनरी 3 का मान निकाल। दोस्तों एक्स स्टार वाई दिया है 1 + 12 एक्स प्लस में एक्स वाई, और हमको निकालना है 2 बाइनरी 3 का मान। देखिए कितना इजी निकल जाएगा। जहाँ पर आप यहाँ देखिए x के बदला हम 2 है, y के बदला हम 3 है, तो जहाँ देखते हैं x वहाँ बिठाइए 2 और जहाँ है y वहाँ बिठाइए 3। तो 1 + 12 × 2 और जोड़ 2 गुना 3। ठीक है, अब इसको तोड़ लेते हैं। 1 + 12 दूना 24 और 2 तिया 6। दोस्तों 24 6 31, सॉरी 24 6 30, 30 1 31। इसका सही आंसर 31 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ अब देखिए कितना इजी कहानी था। जहाँ था आपको x वहाँ बिठाए 2 और जहाँ y वहाँ 3 बिठा कर आराम से तोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए रिलेशन कितना इजी चीज़ है। 8 नंबर क्वेश्चन आइए, देखिए एफ सच दैट फंक्शन ए टू बी एक आच्छादक फंक्शन यानी ऑन टू फंक्शन होगा यदि ऑन टू फंक्शन होने के लिए दोस्तों एफ ए = बी होना चाहिए। यानी ए का जितना भी इमेज है वो आपको बी में जितना एलिमेंट है वो सब हो जाना चाहिए। यानी उसमें कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, यानी बी में कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए। ए का जो आपको इमेज है, ए का टोटल इमेज, टोटल ए का जितना भी एलिमेंट्स है उस सब का इमेज बी में टोटल एलिमेंट हो जाए। यानी एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि बी में बच जाए, यानी इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे ए ये है और बी ये है, 1 2 3 ए बी सी, इस प्रकार से हो। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 3 ये ए हो गया, सब इस सब का इमेज क्या है, ए ही है। यानी अवयव बचना नहीं चाहिए। तो ये आपको कहलाता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यानी ऐसा कब होता है, जब एफ ए बराबर बी होता है। एफ ए बराबर बी का मतलब क्या हुआ, ए में जितने भी एलिमेंट मौजूद है उसका सब का इमेज जो है वो बी का इमेज है, और बी में कोई भी ऐसा इमेज कोई एलिमेंट ना बचता है जो कि ए से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर होगा एफ ए = बी। और कई बार एग्जाम में पूछता है, दिमाग में रखना है। ठीक है, एफ ए = बी। यही बात अगर इनटू फंक्शन पूछ देता दोस्तों कि फंक्शन ए टू बी एक इनटू फंक्शन है यानी अंतःक्षेपी फलन है, तो क्या होगा, तो उस स्थिति में ये एफ ए सबसेट बी हो जाता। दिमाग में रखना है, इनटू फंक्शन रहता तो एफ ए सबसेट बी हो जाता, और ऑन टू फंक्शन है तो एफ ए = बी हो जाता। और ये सब एग्जाम में कई बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंक्शन एफ एक्स = √x - 1 और 3 - x का परास यानी रेंज निकालना। दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है और इसे दिमाग में रखना है। अगर रेंज पूछ रहा है तो किसका, तो √x - 1 और 3 - x, इसको हम बराबर करके इसको सॉल्व कर लीजिए। x का वैल्यू जो निकलेगा वही रेंज होगा। तो x का मान इसमें जो निकला 1 और 3 वो आपको ये हो गया, रेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, इसको दिमाग में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, और इसका भी आपको ट्रिक बताते हैं। आप आसानी से इन्वर्स निकाल सकते हैं। फंक्शन रियल से रियल है, इस तरह परिभाषित है कि एफ एक्स है 2x + 3, और तो एफ इनवर्स x क्या होगा। दोस्तों एफ इनवर्स x निकालना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप इस जितना आपको दिया हुआ है उतना बराबर आप y मान लीजिए। यानी देखिए 2x + 3 बराबर आप y मान लीजिए, और इससे आप x निकाल लीजिए। 2x बराबर क्या हो गया, y - 3, और x बराबर क्या हो गया, तो y - 3/2। अब इस रूप का जो भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा वही आंसर होगा। तो कि इस रूप में आपको जो है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आपको आया है y - 3/2, तो ऐसा टाइप के देखिए कौन है, ये है x - 3/2, तो y की जगह पर हम x दे देंगे, वही इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया बात। देखिए जो फंक्शन आपको दिया, आपको ट्रिक से हम बताते हैं, फिर इसको आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। जो फंक्शन आपको दिया है उतना बड़ा आप y मान लीजिए, y मान के x निकाल लीजिए। x निकालने पर जो मान आता है उस टाइप का जो भी आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में वही इन्वर्स होगा। तो y - 3/2 के रूप में यही ठुन दिया हुआ है, ये तो नहीं है, समझे बात। तो
y-3/2 के फॉर्म में जो दिया हुआ रहेगा वही आपको इन्वर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आइए। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा और इसे हम समझा देते हैं, बना भी देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, f(x + 2f(1 - x) वो आपको दिया है x² + 2 और आपको कह रहा है f(x) ज्ञात करो। तो देखिए f(x) फाइंड करने के लिए आपको f(x + 2f(1 - x) x² + 2 है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपको x है वहाँ पर आप सभी जगह 1 - x पुट कीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ x है तो वहाँ हम 1 - x पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(1 - x) + 2f(1) घटा x की जगह देंगे 1 - x और यहाँ पर भी आपको x है तो यहाँ भी 1 - x का होल स्क्वायर + 2 दिए। ठीक है दोस्तों, क्या किए, आपको ये तो दिया हुआ है f(x + 2f(1 - x) बराबर x² + 2 है, इसको हम 1 मान लेते हैं और जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ हम बैठाएंगे क्या, 1 - x। ठीक है, तो यहाँ भी बैठा है 1 - x और फिर 2 × f(1) घटा x जगह भी बैठा है 1 - x, यहाँ भी x के बदले हम बैठाए 1 - x का होल स्क्वायर + 2। अब इसको हम तोड़ते हैं दोस्तों, तो तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है और इसे आप लिखते जाइएगा, समझ में आएगा। f(1 - x) + 2 f, ये माइनस अंदर जाएगा तो एक और एक कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 2fx। अब बराबर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हुआ a² - 2ab + b² यानी x² - 2x + 1 जोड़ 2 यानी 3 हो जाए। आप इसे तोड़ करके देखिएगा, यानी इस आपको इतना मान आएगा x² - 2x + 3, इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व कर लेते हैं। आप जो है 2f(1 - x) को विलोपन कर देंगे, यानी हमको f(x) निकालना है, इसीलिए देखिए आप सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है आपको सवाल है f(x + 2f(1 - x) है x² + 2 और आपको सेकेंड इक्वेशन जो बनाइए, तो फर्स्ट इक्वेशन था ना, सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड हो गया आपको 2fx + f(1 - x) बराबर हो गया x² - 2x + 3। अब इसको सॉल्व करना, ये सेकेंड हो गया। देखिए दोस्तों, हमको f(x) निकालना है, इसलिए इसको विलोपित करना है, इसको 1 से गुना कर दीजिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए। देखिए 2, जैसे आप लोग विलोपन विधि 10 क्लास में पढ़े होंगे उसी तरह से 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, f(x + 2f(1 - x) बराबर x² + 2 और 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4fx + 2f(1 - x) बराबर 2x² - 4x + 6। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं। घटा घटा घटा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। f(x) में से 4 निकाल दीजिए तो -3fx बराबर x² में से 2x² निकालो तो -x² और ये 4x प्लस में है तो प्लस में 4x -6 + 2 यानी -4। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा चीज़ है। आप सब में से माइनस कॉमन लेके बाहर कर लीजिए, तो माइनस कॉमन लेके ये माइनस भी कट जाएगा तो क्या होगा, 3fx बराबर x² - 4x + 4 हो गया, जिसको हम प्यार से x - 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। a² - 2a + b², यानी इसको अगर गुणनखंड करिएगा तो इसी प्रकार का आएगा। या f(x), देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था, 3 गुना है भागा, यानी x - 2 का होल स्क्वायर बटा 3। इस प्रकार से आप f(x) का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आसानी से इसको लिख लीजिए पहले, तब समझ में आएगा, बिना लिखे तो ये समझ में कभी नहीं आएगा। देखिए आपको ये दिया हुआ था, एक मानिए जहाँ x है वहाँ आप जहाँ x है वहाँ आप 1 - x पुट कर दीजिए, तो x यहाँ तो 1 - x पुट किए, 2 × f(1) घटा x जब 1 - x पुट किए, यानी जहाँ जहाँ x है इसमें बिठा दिए। कैलकुलेशन करने पर आपको रिजल्ट ये आया, समीकरण 2 माने, समीकरण 1 और 2 को एक जगह लिखे और इसे विलोपन करके कटा दिए। कटाने के बाद जो है आपको f(x) का मान आसानी से निकल जाएगा। इसे कॉपी कलम पर जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको रिजल्ट आया x - 2 का होल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है प्रायः जो है आप लोग को भ्रमित कर देता है और टीचर सब कहता है रटिए लो आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन बनाने सीखिए, रटने से क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका सही आंसर हो गया x - 2 का होल स्क्वायर बाय 3। तो आप देख लीजिए क्या है इसका, x - 2 का होल स्क्वायर बाय 3 ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए,
सी न है वही बात, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं दोस्तों। हम जो है 15 ठो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का आज रिलेशन फंक्शन से सेलेक्ट किए थे, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग के लिए जो है हम इसी प्रकार से पूरा अच्छा चैप्टर का जो है टोटल करवाते जाएंगे, और लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट हम करेंगे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ताकि आप लाइव क्लास ज्वाइन करके एक तरफ से शुरू से अंत तक आप थ्योरी जो है पढ़ सकें। इसीलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव अभी दे रहे हैं दोस्तों। यदि a बाइनरी b है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाइनरी 2 बाइनरी 6 निकालना। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए a और बाइनरी b दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमको निकालना 1 बाइनरी 2 बाइनरी 6, 1 बाइनरी 2 और बाइनरी 6 निकालना है दोस्तों। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 बाइनरी 2 को। तो पहले कोष्ट का क्रिया करते हैं। 1 बाइनरी 2 का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर है, जोड़ में 2 का स्क्वायर, क्योंकि a बाइनरी b हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाइनरी 2 हुआ 1 के स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, और स्टार में दे दीजिए 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 के स्क्वायर 1 और जोड़ 2 के स्क्वायर 4, स्टार 6, 4 1 5, 5 स्टार 6 हो गया। अब देखिए a बाइनरी b है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 बाइनरी 6 क्या होगा, 5 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, नहीं होगा। देखिए a बाइनरी b है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 5 बाइनरी 6 क्या होगा, 5 के स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, 5 के स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 36 25 जोड़िए कितना आता है, 6 5 11 3 2 5 61 आता है दोस्तों। देखिए कितना हल्का था। देखिए ये आपको दिया हुआ था और इसका मान निकालना था। पहले कोष्ट का क्रिया कर दिए, 1 बाइनरी 2 को हम लिख दिए इसके अनुसार से, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, बाहर में जो स्टार है वो लिख दीजिए। 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 जोड़ 4, इसको जोड़ने पाया 5 स्टार 6, और 5 स्टार 6 को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, 5 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और तोड़ने पर आपको आया 61। ठीक है दोस्तों, तो 61 इसका जो है सही आंसर होगा 61। ठीक है, मार दीजिए 61 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 नंबर आते दोस्तों। 15 ठो ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं, ध्यान से देखिए और आप लोग को पूरा आनंद भी आएगा। देखिए 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है, यदि r बराबर 1 3 4 2 2 4 2 3 और 3 1। अब r आपको दिया हुआ है और इसमें a भी दिया हुआ था दोस्तों। इसमें आपको 1 3 4 2 2 4 3 2 और यहाँ 2 3 भी था। ये लगता है क्वेश्चन मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्षमा चाहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन राइटिंग में मिस्टेक कर दिए हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये क्वेश्चन आपको गलती से लिख दिया गया है। ठीक है, इसे हम सुधार करके आपको फिर बता देंगे, क्योंकि इसमें ए तो दिए ही नहीं, सिर्फ आर देने से क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एफ सच दैट आर टेंस टू आर, यानी फंक्शन जो है रियल से रियल है, जहाँ एफ एक्स है 5x प्लस 4, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। देखिए आपको इनवर्स निकालने बताए थे, जो दिया हुआ है उसके बराबर आप y मान लीजिए और इससे आप x निकाल लीजिए, और x निकालने पर जो रूप आएगा उस रूप को इसमें खोजिएगा। देखिए 5x क्या हो जाएगा, y घटा 4, और x क्या होगा तो y घटा 4/5। तो y घटा 4/5 के रूप में कौन है, तो y घटा 4/5, ये भी तो नहीं है, y घटा 4 तो नहीं है, y घटा 4 घटा 5, y घटा 4/5 के रूप में ये है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। 15 आ जाइए दोस्तों, यदि r 1 2 1 1 2 2 2 1 है तो a बराबर 1 2 3 है तो r होगा। अब देखिए r होगा, r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए रिफ्लेक्सिव तब होता दोस्तों जब आपको सेट में जितने एलिमेंट मौजूद है सबका अपने से संबंध होता है। जैसे 1 1 है, सही बात है, 2 2 है, सही बात है, लेकिन 3 3 तो उसमें मौजूद नहीं है। 3 3 भी रहता तब ये आपको रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 तो मौजूद उसमें नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का कथन क्या है, सिमेट्रिक मतलब सम्मित का क्या कहना है कि जो चीज़ इसमें लिखा गया है उसका उल्टा भी इसमें मौजूद होना चाहिए। तो देखिए 1 2 है और 1 2 का उल्टा 2 1 है, सही बात है। अब 1 1 है, 1 1 का उल्टा तो ये खुद है, 1 1 का उल्टा ये खुद है 1 1, और 2 2 है तो 2 2 का उल्टा ये खुद है। तो बताइए ये सिमेट्रिक हो गया, ये समझ आया बात। देखिए ए है, आर दिया है 1 2 1 1 2 2 2 1,
और ए दिया है 1 2 3। रिफ्लेक्सिव तब होता दोस्तों जब आपको ये दिया हुआ है सभी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होता है, यानी 1 1 2 2 3 3 इसमें मौजूद होता है। तो 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 आर में नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक का कहना है कि जो आर में तुम लिखते हो उसका उल्टा भी उसमें मौजूद होना चाहिए। तो 1 2 का उल्टा 2 1 तो है, 1 1 का उल्टा तो ये खुद हुआ 1 1, 2 2 का उल्टा भी खुद ये 2 2 हुआ, तो ये आपको सिमेट्रिक हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है उसके लिए वीडियो हम दिए थे, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। रिलेशन का एक प्लेलिस्ट है, उसे आप देख सकते हैं और उस पर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज का क्लास जो है इतना ही है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए क्वेश्चन तो कुछ हार्ड भी होता है, कुछ इजी भी होता है। तो मैथमेटिक्स का तो नियम ही है कि कुछ हार्ड हो कुछ इजी भी हो, तो ध्यान से इसे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसी प्रकार आप लोग प्यार बना कर रखें। जय हिंद।